नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। गुलाबी नगरी में सुरक्षा पर मंथन हो रहा है। 3 दिवसीय यह मंथन है, किस मायने में खास है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की जिसमें सीट शेयरिंग पर अब भी घमासान मचा हुआ है, और बात करेंगे मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार की, जिस कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ ईडी की टीम पर पश्चिम बंगाल में जानलेवा हमला हुआ है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ऐसा किया जा रहा है, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जयपुर में आज से शुरू होगा पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर। सोलन में रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पार्टी की कोर समूह की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हो रही है चर्चा। पश्चिम बंगाल में फिर उड़ी कानून व्यवस्था की धज्जियां। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला, कई पत्रकार भी जख्मी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची थी ईडी की टीम। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी जावेद अहमद मट्टू को आज कोर्ट में किया गया है पेश। आतंकी जावेद पर 10 लाख रुपए का था इनाम। और बहुत कठिन है सीट शेयरिंग की डगर। क्षेत्रीय छत्रपों से कांग्रेस की तनातनी शुरू। तय समय बीतने के बाद भी विपक्ष के गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति कम, घमासान ज्यादा। तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे गुलाबी नगरी जयपुर में सुरक्षा पर मंथन हो रहा है। किस तरह हो देश की सुरक्षा व्यवस्था, और उसको लेकर डीजीपी और आईजी के सम्मेलन, आज 3 दिवसीय सम्मेलन है, इसकी शुरुआत हुई है। आज से जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी शनिवार को यानी कल इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी जयपुर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। पीएम जयपुर में पहले प्रदेश कार्यालय जाएंगे जहां वे भाजपा विधायकों और प्रदेश संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां जैसे विषय प्रमुखता से शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। और सबसे बड़ा विषय है सम्मेलन में एक अन्य प्रमुख एजेंडा, नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर भी विचार विमर्श है। पुलिस व्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तौर तरीकों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 से देश के अलग अलग स्थानों पर वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन का आयोजन को प्रोत्साहित किया है। यह सम्मेलन गुवाहाटी, कच्छ के रणधोरडो, हैदराबाद, टेकनपुर, केवड़िया, पुणे, लखनऊ और दिल्ली में आयोजित किया जा चुका है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने अलग अलग स्थानों पर इसके आयोजन को प्रेरित किया है। अलग अलग शहरों की विशेषताओं, उनकी विरासत, संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर, विविधता और आम लोगों के साथ जुड़ाव इन आयोजनों के जरिए संभव हो पाता है। पीएम मोदी के इसी दृष्टिकोण के तहत G20 सम्मेलन से जुड़ी बैठकें देश भर के 60 अलग अलग शहरों में आयोजित की गई थी। तो इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विशाल वरिष्ठो हमारे संवाददाता इस वक्त इस मीटिंग की और ज़्यादा खबर देंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल वरिष्ठो, एक तो विस्तार से बताइए इस बैठक के क्या है मायने, कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ कल प्रधानमंत्री का दौरा है उसको लेकर के भी तैयारियां जोरों पर होंगी जयपुर में। निखिल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि आपने बताया कि जयपुर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री 3 दिन तक स्टे करेंगे गुलाबी नगर जयपुर में। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह और
हमारे जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, वो जयपुर पहुंच चुके हैं और कुछ देर में वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे, जहां पर इस DG-IG कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को जयपुर पहुंचने वाले हैं और शाम को पहुंचने के बाद वो सीधे जाएंगे बीजेपी कार्यालय, जहां पर वो MLA MPs की मीटिंग लेंगे। और आपको मालूम है कि राजस्थान में नई नई सरकार बनी है, बीजेपी दोबारा से पावर में आई है राजस्थान में, तो ये जो तमाम स्टेट यूनिट के ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे और 2 घंटे तक ये बातचीत जारी रहेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री राजभवन चले जाएंगे रात्रि विश्राम के लिए। कल सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री IG और DG और IG की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसलिए भी अहम हो जाती है कि सुरक्षा को लेकर बहुत से मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे। और जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज और साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। इसमें सेंट्रल IB, रॉ और तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो आला पुलिस अधिकारी है DG और IG लेवल के, वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री परसों भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और शाम को वापस वो दिल्ली लौट जाएंगे, परसों शाम को। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक बात ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि इस बैठक के जब महत्व के बारे में बात कही जाती है तो ये भी बार बार सामने में आता है 2014 के बाद से अलग अलग स्थानों पर ये बैठक हो रही है। इस बार ये जयपुर में हो रही है, इससे पहले दिल्ली में हुई थी, उससे पहले लखनऊ में हुई, पुणे में हुई। क्या वजह है इसको अलग अलग जगहों पर करने का? क्योंकि ये बैठकें तो 1951 से हो रही हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर एक अलग एजेंडे के साथ में, किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब से उन्होंने भारत की कमान संभाली है, वो कुछ नयापन इंट्रोड्यूस करते हैं और उसकी नएपन की वजह होती है सिर्फ एक टूरिज्म नहीं होता है कि आप कहीं पर जाएंगे और लोग आपका स्वागत करेंगे, उसके पीछे बाकायदा एक स्ट्रैटेजी रहती है। और जैसे कि अगर जयपुर की बात करें तो राजस्थान एक लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेन्यू है। और हम जब बात कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, तो इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर का इशू भी आता है। बॉर्डर पर लेजर फेंसिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। इससे पहले कच्छ में भी उन्होंने इस तरह की बैठक करी थी। जो अलग अलग वेन्यूज पे ये बैठकें होती है वो इसलिए होती है कि वहाँ का जो लोकल फीडबैक है वो भी शेयर किया जाए। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान में हो रही है, 3 दिन तक होने वाली है, तो BSF के DG अपना इनपुट शेयर करेंगे, IB के DG अपना इनपुट शेयर करेंगे और राजस्थान के DG और IG अपना इनपुट शेयर करेंगे। और इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अलग अलग स्टेट से जब आते हैं तो उस पर एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनाई जाए, किस तरह से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है उनको एक सूत्र में बांधा जाए, ताकि जो केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसका यूनिफॉर्मली उसका किस तरह से उसका लाभ मिल रहा है जनता को और किस तरह से वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में काम आ रही है, उन सब पर भी बातचीत हो। इसलिए अलग अलग वेन्यूज चुने जाते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, बॉर्डर पे स्मगलिंग किस तरह से रोकी जाए, बॉर्डर पर किस तरह से निगरानी रखी जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में अब ड्रोन एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अलग अलग बार देखा है हमने, घटनाएं आती हैं कि किस तरह से कभी पंजाब से लगता है, जो राजस्थान का बॉर्डर है पाकिस्तान से, वहां पर मिला है, ड्रोन से कुछ शरारत करने की कोशिश की जाती है पड़ोसी की तरफ से। निखिल जी जी, निश्चित तौर पर तो बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारी वजहें भी आपने गिनाई कि किस वजह से अलग अलग शहरों में हो रहा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आपसे और भी अपडेट्स इस जो बैठक है उसके बारे में लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो इंडी गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग पर दंगल आखिर क्यों है मचा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। अगर कहा जाए कि आपस में जो खींचतान है वो कम होने का नाम नहीं ले रही तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के तमाम प्रस्ताव को जो दूसरे दल हैं वो गिरा दे रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में बैठकों की चर्चा के बीच खबर है कि कल एक वर्चुअल मीटिंग होनी है। खबर है कि कल ही नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं। गठबंधन की चौथी मीटिंग में यह तय हुआ था कि सभी दल अपने अपने राज्यों के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर 30 दिसंबर तक आम सहमति बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इधर कांग्रेस ने गठबंधन के दलों के सामने सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला रखा है। तो कांग्रेस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रख रही है और यह कहा गया था कि जो सभी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने अपने राज्यों में इसकी सहमति बना लेंगे, लेकिन अभी तक वो सहमति दिख नहीं रही है। खबर है कि कांग्रेस सिर्फ 255 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में पार्टी ने 411 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कांग्रेस के फॉर्मूले को लेकर राज्यों के क्षत्रप संतुष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस को और सीटें छोड़ने को कहा जा रहा है। उद्धव सेना के संजय राउत का दावा है कि हम सब कांग्रेस की नेशनल कमेटी के संपर्क में हैं। तो कहा जा रहा है कि और सीटें छोड़े, जबकि उद्धव सेना के संजय राउत कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की कमेटी के संपर्क में हैं। लेकिन राउत का कहना है कि अगले 2 दिन में हम नतीजे पर पहुंच जाएंगे। हालांकि राउत ने भी 23 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 25 सीटें चाहती है। आंकड़ा 2009 का सामने रखती है, लेकिन सपा 2019 की स्थिति से उसका साक्षात्कार कराना चाहती है कि 2019 में उसकी क्या स्थिति थी, 2009 की ना देखी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें देना चाहती हैं, जबकि कांग्रेस 5 सीट चाहती है। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को बीजेपी का एजेंट कहकर मुद्दे को और उलझा दिया है। तो अधीर रंजन के साथ जो तनातनी है वो एक बार फिर सतह पर आई है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस दिल्ली में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करना चाहती है, लेकिन पंजाब में खुद लड़ना चाहती है और केजरीवाल इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं कि वो सभी 13 सीटों पर लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात और हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतारेगी, ऐसा पार्टी का दावा है। केजरीवाल ईडी के सवालों से भागकर सीधे गुजरात में सक्रिय दिखना चाहते हैं। संभव है कि कल गठबंधन की मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, लेकिन नीतीश खुद बिहार में आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग में उलझे हुए हैं। जेडीयू ने नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने का आग्रह किया है, लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सब कुछ छोड़कर मिली-जुली सरकार की रूपरेखा बना रही है? क्या वो गठबंधन सरकार ढूंढ रही है कांग्रेस और इसकी रूपरेखा बना रही है मिली-जुली सरकार की? देश मिली-जुली सरकार का दौर देख चुका है। क्या भारत एक और मिली-जुली सरकार का जोखिम बर्दाश्त कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद जनता देगी। फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव सेना के संजय राउत का दावा है कि हम सब कांग्रेस की नेशनल कमेटी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 23 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और ये कहकर उन्होंने इस मामले को और उलझा दिया है। खड़गे साहब ने जो कमेटी का गठन किया है या राहुल गांधी जी ने जिस कमेटी का उस कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे और प्राइमरी डिस्कशन उस कमेटी के साथ हमारा लगभग हो रहा है या खत्म हो रहा है। और मुकुल वासनिक सीट शेयरिंग मामले पर क्या कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। अब शीघ्र ही हम गठबंधन ने जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं और ये अब ये सारे के सारे दल कब वो उपलब्ध हो सकते हैं, कौन सा समय उनको चर्चा के लिए मुनासिब रहेगा, उस पर हम चर्चा करके फिर आगे तय करेंगे कि किस तरह से हमें बढ़ना है। तो 2 दिन में सीट शेयरिंग पर कुछ ना कुछ तय कर लेंगे, ये कहना है कांग्रेस की तरफ से जो बातें सामने आई उसको लेकर के। लेकिन जितने इसमें विरोधाभास हैं वो भी समझने की ज़रूरत है। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम विनोद मिश्रा जो हमारे संपादकीय सलाहकार हैं उनके साथ जुड़ेंगे और इस पूरी जो कवायद है उसको समझने की कोशिश करेंगे। विनोद मिश्रा जी, ये जिसको कहते हैं कि इच्छा तो बहुत कुछ है, मन भावे लेकिन मूड हिलावे, वो कुछ कवायद जो क्षेत्रीय दल हैं और जो कांग्रेस है उनके बीच में उलझती, कभी फंसती कभी निकलती, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और फिलहाल जो गठबंधन के हिसाब से तय किया गया था कि इतने तारीख को फिर एक बैठक होगी, वो सब बैठकें ना नजर आ रही हैं ना अभी ऑन ग्राउंड दिख रही हैं।
निखिल, अगर अब मैं आपके ही रिपोर्ट से आऊँ तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कांग्रेस की तरफ से एक डेडलॉक तोड़ने की कोशिश की गई है। जो चौथी मीटिंग के बाद जब आपको लगा होगा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पे इनको आगे बढ़ना चाहिए था और इनके मुद्दे पे इन्होंने अपना ये कमिटमेंट किया था कि समन्वय समिति बैठेगी, एक कमेटी बैठेगी, अलग अलग इनकी 9 कमेटियां बनी हुई थी, लेकिन वो कोई कमेटी नहीं बैठी और न कभी इस पर विचार विमर्श हुआ। सारे रीजनल पार्टी के जो राज्य अपनी जो छत्रप है राज्यों में, वो अपने अपने शर्तों पर अड़े रहे। तो ये तरफ से कल की जो आपने मुकुल वासनिक जी का सुनाया, तो वो एक तरह से समिति की जो कमेटी का जो अपना एक निर्णय लेते हुए कांग्रेस ने एक पोजीशन लिया है और वो जिसको बात कहते हैं कांग्रेस के लोग कि हम त्याग करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो वो अब त्याग करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं कि 255 सीटों का उन्होंने अपना फोकस किया है कि इतना सीटें कम से कम हमें मिल जानी चाहिए। याद रखने की ज़रूरत है कि 2019 में कांग्रेस 411 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी दी थी। वो कांग्रेस पार्टी अगर 2024 में सीधे 255 पे अपनी उम्मीदवारी की बात करती है और उसमें भी अगर राज्य के जो पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो या आम आदमी पार्टी पंजाब में हो, देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अगर मजबूरी किसी की दिखती है तो कांग्रेस पार्टी की दिखती है। अगर कांग्रेस पार्टी इतने आगे बढ़ के इतने चीज़ों सेक्रीफाइस करने के बाद भी एक मिलीजुली सरकार चाहती है, तो ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी के सामने में तो जरूर बड़ा खड़ा होगा कि कांग्रेस पार्टी खुद सरकार के दावा करने के बजाय एक मिलीजुली सरकार का जो एक फ्रेम बना के जनता के सामने में देने जा रही है, इससे जनता को क्या मिलने जा रहा है, इससे इस भारत के, इस देश के लोगों को क्या मिलने जा रहा है। आपके पास एजेंडा नहीं है, न नीत है, तो नियत है क्या आपके सामने में दिख रहा है कि आप एक मिलीजुली सरकार के बात कह के लोगों को कंफ्यूज स्टेट में डालना चाहते हैं। क्या यह देश जो 30 साल तक लगातार मिलीजुली सरकार के नतीजों और हर्ष को झेला है, देखा है, क्या यह देश कभी फिर इस तरह के जोखिम उठा पाएगा? अगर ये नहीं उठा पाएगा तो आप इस बात को जानते हैं कि आज के दौर में लोग कितने आगे बढ़ गए हैं। उसमें आप अगर 30 साल पुराना इतना पुराना मॉडल फिर सामने में लाएंगे तो शायद यह देश जो है उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और कांग्रेस को ये विकल्प जो जल्दीबाजी है कि वो दिखाना चाहती है कि हमने एक गठबंधन का स्वरूप दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर हम आने के लिए तैयार हैं, शायद इसका एक मजाक ही बनने वाला है। जी, निश्चित तौर पर एक बात और आपसे समझना चाहेंगे विनोद जी कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर जो दूसरे दल हों, वो सब कांग्रेस को कंटेन करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस की बिना पर ही उनको बढ़त हासिल होगी। इसलिए जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो भी कांग्रेस सुझाती है, इतना कुछ गंवाने के बावजूद वो भी उनके गले नहीं उतर रहा है। निखिल, ये हकीकत है। इस हकीकत को अगर आप जमीनी सच्चाई को आप कहें कि एक तरह से उन्होंने रीजनल पार्टी ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की है। आप देखिए, कल जयराम रमेश जी का जो आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो बता रहे थे कि हम भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी का, वो हमारा एक ब्रांड है। राहुल गांधी को एक ब्रांड मानते हैं अपने पार्टी के रूप में और वो कह सकते हैं कि वो अघोषित रूप से पीएम के कैंडिडेट भी हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अगर दिक्कत आप ये देखिए कि उसमें है क्या कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहले भारत न्याय यात्रा में आई और उसके बाद अब कल से उसका एक और नामकरण हो गया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। अब ये न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई है, अगर आप उसके लोकेशन को देखें जो इन्होंने बताया है, चार्ट दिया है, उसमें आप देखिए कि वो उन इलाके में जा रही है यात्रा जो कांग्रेस की कभी अपना एक सीट एक मानी जाती थी कि कांग्रेस का वहाँ दबदबा है। लेकिन इन सारे सीटों में अगर आप मैक्सिमम जगह पे देखें तो कांग्रेस कहीं पे 3%, कहीं पे 4%, कहीं पे 5% वोट पाई है। तो इस हालत में कांग्रेस अगर उन इलाकों में, हाँ एक जरूर ये है कि उस मैप में अगर आप देखें तो उसमें मुस्लिम के जो वोट हैं वो काफ़ी अच्छी तादाद है। तो इसलिए शायद इनको ये कहा गया या इनको लगता है कि राहुल गांधी इस मोहब्बत की दुकान को लेके आगे जाएंगे तो शायद उनकी एक तरह से उनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और उन इलाकों में एक कांग्रेस का एक प्रेजेंस जो था वो फिर से लौटने की कवायद शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन अगर वो बात सामने में आते ही, जब नीतीश कुमार अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में अगर खुल के कांग्रेस के विरोध में बोला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी हमारी जो उपलब्धि है, जाति गणना हमने कराया, कभी चर्चा नहीं करते। राहुल गांधी देश में घूम घूम के कर रहे हैं कि ये हम करा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की इस नाराजगी दूर करने के लिए अगले दिन से बात होने लगी और नीतीश कुमार कल, जैसे आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, कि वो कन्वेनर भी बन सकते हैं।
तो आप एक एक क्षेत्रीय क्षेत्रप को इस तरह से नाराजगी दूर करने के लिए उनको एक एक पद देते जाएंगे, उनको आप लुभाने के लिए उनका सीट छोड़ते जाएंगे, तो शायद इतना कंप्रोमाइज करने की स्थिति में जब कांग्रेस जनता के सामने में दिखेगी तो उन लोगों को भी पता है कि आप किस रूप में जनता के सामने में खड़े हैं, तो शायद कांग्रेस का इसका बहुत फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, हमारे साथ इस शो में दो और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, और शिवम छाबड़ा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों लोग का स्वागत है। राहुल लाल, सीधे सवाल अगर आपसे पूछा जाए, 411 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस 2019 में, अब 255 पर लड़ने की तैयारी है, यानी 272 का जो आंकड़ा है उससे भी नीचे। कितने नीचे और जाएंगे, क्या वजह है इसकी? देखिए, वजह यह है कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो आपको गठबंधन सहयोगियों को सीटें छोड़नी पड़ती हैं, बिल्कुल स्वाभाविक मामला है। लेकिन जो सीट शेयरिंग को लेकर आपने लिखा है कि क्षेत्रीय छत्रपों से कांग्रेस की तानातानी शुरू हो गई है, कोई भी शुरू नहीं हो रही। उल्टे क्षेत्रीय छत्रपों को कांग्रेस पार्टी टीम इंडिया में जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि इस समय काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत उत्तर प्रदेश में मायावती जी को जोड़ने के लिए भी हो रहा है। और कांग्रेस उन्हें ऑफर ये भी देने वाली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर उनको कुछ सीटें यूपी के अतिरिक्त थोड़े बहुत अगर उन्हें मध्य प्रदेश में भी कुछ उनके सीटें चाहिए, कुछ राजस्थान में भी चाहिए, तो वो सीटें भी उन्हें मिलेंगी। आपको याद है ना, ये जब आप बात कह रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट कि क्या मायावती तो नहीं जुड़ी है हमारे इस गठबंधन से, क्योंकि वो ये जानना चाह रहे हैं कि मायावती अगर जुड़ेंगे तो वो उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। ये बात पहले आ चुकी है। देखिए, वो अब 19 दिसंबर की बात है, तब से गंगा यमुना में काफी ज्यादा पानी प्रभावित हो चुका है। और 1 to 1 देखिए, यहाँ पे मामला ये नहीं कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ रही है, मुकाबला जो है कि वो 1 to 1 हो, यानी जो विपक्षी वोटों का जो बिखराव है। दरअसल मेरा सवाल भी यही था कि क्या नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए, बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस अकेले तो छोड़िए, अब आधे से कम भी सीटों पर आ गई, यानी वो उसका दावा भी नहीं रहेगा कम से कम आधी सीटों पर भी। अच्छा, ये बता दीजिए कितने सीटों पर लड़ रहा है वो महत्वपूर्ण है कि अंततः जो परिणाम लोकसभा चुनाव के दिन जो परिणाम आएंगे और उसमें टीम इंडिया की कितनी सीटें होंगी वो महत्वपूर्ण होगा। और एक चीज ये बता दो, देखिए अभी भी देखिए कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण गढ़ है वहां पे तो कांग्रेस अपने मन से लड़ेगी चुनाव। अब ये बताइए, मध्य प्रदेश में कोई दखलंदाजी करने के लिए आ रहा है क्या? कोई राजस्थान में आ रहा है दखलंदाजी करने के लिए? तो जो कांग्रेस के अपने गढ़ है, अब मैं तो आपको दक्षिण भारत से शुरू कर दूं अगर राज्यों की गिनती कराने के लिए। आपको क्या, आपने तमिलनाडु में सुना कि सीटों को लेकर बंटवारे को लेकर कई डीएमके और कांग्रेस के बीच में कोई खींचातानी की स्थिति? कोई खींचातानी की स्थिति नहीं है। तेलंगाना अब कांग्रेस का नया सा गढ़ बन चुका है, कर्नाटक कांग्रेस का नया सा गढ़ बन चुका है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात होगी तो स्पष्ट है कि वहां पे महत्वपूर्ण जो है कि की पार्टनर के रूप में जो है कि ममता बनर्जी होंगी। ममता बनर्जी के अनुसार वहां पे चीजें चलेंगी। बिहार में जो है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के अनुसार चीजें चलेंगी। ठीक है। झारखंड में जो है कि हेमंत सोरेन जो है कि आपका कहना है मतलब आधे से ज्यादा देश में आप सरेंडर कर चुके हैं और आप इसके लिए तैयार हैं। जलाकर आशियाना अपना दे दी रोशनी जमाने को, वो रोशनी जो पता नहीं लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप मिलीजुली सरकार के रूप में, मिलीजुली सरकार के जो 30 साल पहले का जो अनुभव था देश का, उसमें एक बार फिर कांग्रेस लोगों को ढकेलने जा रही है। अगर आप सीधे तौर पर या आपकी स्वीकारोक्ति इसको समझा जाए। निखिल जी, मैं कह रहा हूं कि 2004 से 2014 तक भी इस देश में सरकारें चली है ना। ठीक है, तो वही पैटर्न की सरकार होगी। ठीक है, ठीक है, आप उसको जिस भी वे में ले, लेकिन देश की जनता किस तरह से लेती है, राजनीतिक दल किस तरह से लेते हैं, देखने वाली बात होगी। शिवम छाबड़ा इसको किस तरह से लेते हैं ये भी समझने की जरूरत होगी। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी शिवम छाबड़ा, आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक कोशिशें जारी हैं इंडी गठबंधन की तरफ से एकता करने की। आपको लगता है कि आप लोगों को कुछ प्रयास करने की जरूरत है कि किस तरह से इनसे मुकाबला किया जाएगा? देखिए, हमारा विकसित भारत रथ यात्रा तो लगातार जारी है, इसलिए तैयारी हमारे को नहीं, विपक्ष को करनी है कि उनको कैसे करना है। और सोचने का विषय ये है कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है निखिल भाई कि जैसा विनोद जी ने भी कहा, ना ही घमंडिया अलायंस के पास नीति है, ना ही नियत है कि वो एक साथ होकर के देश के अंदर में एक भारत को विकल्प दे सकते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज तो ये है कि इस घमंडिया अलायंस के पास में कोई एजेंडा ही नहीं है एक साथ रहने का। आप कल्पना करिए, कोई भी दल, मतलब आप मैं युवा के तौर पे सोचूं, अगर दिल्ली देशवासी के रूप में सोचूं, तो आप लुकअप किस बात को करेंगे साहब? आपको ऑल्टरनेटिव क्यों बनना है? क्यों? क्योंकि आप मोदी का विरोध कर रहे हैं। केवल इस एजेंडा को लेकर के घमंडिया अलायंस चलेगा,
तो मुझे लगता है उसको मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और देखने वाली ये है निखिल भाई, कि जो अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करती थी कांग्रेस पार्टी, जिसको अपन कहते हैं कि साहब ग्रैंड ओल्ड पार्टी, अपने आप को एक बखान करते हैं, आज उसको स्थानीय जितने दल हैं उनके सहारे की आवश्यकता है। कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री समाजवादी पार्टी नहीं होने देगी। अब आप सोच रहे हैं मुलायम सिंह जी, अपना मायावती जी को भी आप साथ लेना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसके सहारे आप वहां पे एंट्री करना चाहते हैं सब जानते हैं। दिल्ली की स्थिति यह है कि आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, एक भी विधायक आपका नहीं है। काउंसलर की स्थिति क्या है, सांसद तो छोड़ ही दीजिए, आप पश्चिम बंगाल के लिए आइए, तृणमूल कांग्रेस ने आपको टक्कर दिया था दिल्ली में, आपको याद होगा 2019 में। राहुल लाल जी जब आप बोल रहे थे तो कोई बीच में बोल नहीं रहा था, आपके पास फिर आ जाएंगे को भर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। गुजरात की स्थिति आपने देख ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने आपको ट्रेलर दिखा दिया, फिल्म आनी बाकी है। फिल्म में भी एक बात मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के सामने आपका जितना घमंडिया अलायंस का नेतृत्व बौना साबित होता है। कहीं ना कहीं वो इसलिए साबित होता है कि देश की जनता को मोदी गारंटी पर विश्वास है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को कायम किया है, उन्होंने काम करके दिखाया है, और सबसे बड़ी बात, जो हमने कहा है वो हमने किया है, उसको क्रियान्वित करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक है राहुल लाल जी, मैं केवल एक लाइन कहूँ निखिल जी, कि अगर देखिए अगर टीम इंडिया का प्रभाव ना होता, टीम इंडिया का डर ना होता, ठीक है इस प्रकार के अलायंस 19 में बने थे, उनको धराशायी हुए थे, नहीं बना था 14 में इस तरह का बना था भाई साहब, बना था। आप अभी विनोद मिश्रा जी शायद, जहां तक मुझे ध्यान है, आंध्र प्रदेश के वो जो तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे जी, उनकी अगुवाई में बना था, बिल्कुल है ना, चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में। चंद्रबाबू, अब देखिए चंद्रबाबू नायडू कहां खो गए, कहां गठबंधन खो गया। तो ये इस तरह से, इतना 5 वर्ष इतना भी नहीं है बीता हुआ कि सारी यादें जो है वो भूल जाएं। राहुल लाल जी एक चीज जरूर आपसे समझना चाहेंगे, जो सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, पीएम पद का फेस आप देना नहीं चाहते, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम बनेंगे, अखिलेश यादव की हसरतें अपनी जगह पर हैं, ममता बनर्जी कह रही है कि खड़गे जी को हम बनाएंगे, उस पर केजरीवाल जी का डिटो है, 12 और पार्टियां उनके साथ खड़ी हुई हैं। यानी कि ये जो पूरा है कि आपस में, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी उसकी जरूरत नहीं है, यानी कि हम लोग आपस में पहले मोदी जी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, और लड़ने के बाद जब अगर हमारा गठबंधन बनता है तब फिर हम आपस में लड़ेंगे कि कौन बनेगा। यही तो मतलब हुआ ना। देखिए निखिल जी, देखिए ये सवाल ऐसा नहीं हो सकता कि जब भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का कोई काम करे तो वो तो उनके महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा है, और टीम इंडिया के लोग करें तो वो डबल बार लड़ाई लड़ने की तैयारी है। हाँ, तो दिख तो रहा है, क्योंकि देखिए वो सवाल इसलिए पूछा जा रहा है राहुल जी, बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोग अपने आप को उसमें प्रेजेंट करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। कहाँ सुन रहा है एक दूसरे। देखिए मैं तेजी से संक्षेप में कुछ तेजी से मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहला चीज कि जो टीम इंडिया को प्रधानमंत्री घमंडिया कह रहा है, यहाँ पे हमारे मित्र हैं, वैचारिक मतभेद है जरूर शिवम जी से, लेकिन वो भी घमंडिया कह रहे हैं। लेकिन देखिए टीम इंडिया का प्रभाव, कि जब एक कहा जाता था कि एक अकेला सब पे भारी, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता था, लेकिन जैसे टीम इंडिया का गठन और वो टीम इंडिया मूर्त रूप लेना शुरू हो चुका, अचानक से आनंद फानंद में 38 दलों का समूह खोजा गया, जिसमें से अधिकांश दलों को लोग जानते भी नहीं है, ना उनका कोई सांसद है ना उनके कोई विधायक है उनके। तो आप सोच के देखिए कि ये कितना ज्यादा दबाव एनडीए के ऊपर भी पड़ा कि नहीं हम भी अकेले नहीं, हमारे पास भी टीम है। तो टीम इंडिया की पहली सफलता तो तभी हो गई। नंबर 2 कि देखिए इस बार का चुनाव होगा मुद्दा बनाम व्यक्तित्व। टीम इंडिया के पास अलग अलग मुद्दे हैं और एनडीए के पास मुद्दे कुछ भी नहीं है, उनके पास केवल प्रधानमंत्री जी का चेहरा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 1977 और 2004 में जो चुनाव हुए थे जिसमें कि कोई चेहरा नहीं था, एक तरफ आप देख लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा था, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं था, किसी को उम्मीद था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, उसी प्रकार की स्थितियां अभी आएंगे। हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, शिवम छाबड़ा इसका जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, शिवम छाबड़ा जवाब देना चाह रहे हैं। विनोद जी आ रहा हूं आपके पास, शिवम जी कुछ कह लें जी। मैं केवल ये कह रहा हूँ निखिल भाई कि राहुल भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए ये जरूर कह सकता हूँ कि इनके निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो सेट किया है इस घमंडिया अलायंस ने, भ्रष्टाचार के ऊपर में। अब आप देखिए डीएमके से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, आरजेडी से लेकर के, इनका कॉमन मिनिमम भ्रष्टाचार है, करप्शन है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर में परिवारवाद एक प्रमुख रूप से बड़ा फैक्टर उत्पन्न होगा। भाई अगर
आरजेडी देख लें। अब आप देखिए कि नीतीश कुमार जी को अपने से एबल लीडर नहीं मिल रहा है बिहार के अंदर में, कि साहब मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, अध्यक्ष भी मैं बनूंगा। ललन बाबू से जाकर अकेले पूछिए कभी जाकर के ललन बाबू कैसा महसूस हो रहा है, तो आपको अपने दिल की पीड़ा जरूर बता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब अन्यायपूर्ण बातें हैं और समझने का विषय सिर्फ इतना है। और मैं इस बात की प्रसन्नता मुझे ये है कि राहुल भाई इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा और उनका काम कहीं ना कहीं विपक्ष को बहुत असमंजस की स्थिति में डाल देता है। तो हमें कोई बुरी बात नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूँ विपक्ष को असमंजस में नहीं है, चेहरा जरूर आपके पास, लेकिन सफलता तो दिलाने के लिए सफलता के मामले नहीं है आपके पास। तो मोदी विरोध के नाम पर नहीं, आप घमंडिया अलायंस की दुकान चलाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। इस देश की जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, ठीक है विनोद मिश्रा भगवान राम का आशीर्वाद मिल रहा है टीम इंडिया को शिवम जी। ठीक है, आ रहे राहुल लाल जी आपके पास आएंगे। विनोद मिश्रा जी, 2014 से लेकर 2019 के चुनाव में इसी तरह की कवायद आपने देखी और ये भी देखा कि मोदी विरोध का एक बड़ी लहर 2014 में भी दिखी थी और 2019 में भी दिखी थी, जो 2023 में जिसकी कवायद शुरू है। आपको लगता है इसमें कोई अंतर जो विपक्ष की रणनीति थी उसमें और जो उसके रिजल्ट्स वुड बी रिजल्ट्स हैं, आपको नजर आता है? देखिए, हम पहले राहुल लाल जी की बात इसलिए आते हैं, हमारे साथ में अब राजनीतिक विश्लेषक तौर पर जरूर हुए हैं, लेकिन वो बात वही कह रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते रहे हैं और कांग्रेस के पार्टी ऑफिस का जो सुबह का स्टेटमेंट होता है। तो राहुल लाल जी, जब आप टीम इंडिया कहते हैं तो टीम इंडिया के स्पिरिट में आप देखिए कि आज ही जब पश्चिम बंगाल में ईडी के टीम पे जो हमला हुआ है तो सबसे पहला बयान अधीर रंजन चौधरी का आया है और वो कांग्रेस के नेता हैं, सदन में भी विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के एमपी भी हैं, कद्दावर नेता हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और वो सीधे सीधे ममता बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि अगर ये टीम, आप ये ईडी के टीम पे ये हमला है, जो ये आज हमला है, कल उनकी हत्या हो सकती है। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट और ये अत्याचारी सरकार है। तो आपके कांग्रेस के लीडर, जो आपके सदन में अपोजिशन के लीडर हैं, वही एमपी हैं और वो इस तरह की बात वही टीम इंडिया के एक पार्टी के लिए कर रहे हैं जो ममता बनर्जी के लिए उनका है कि ये कल वहाँ पे ईडी की टीम की हत्या हो सकती है। ये बात अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। ये टीम इंडिया का स्पिरिट मैं आपको समझा रहा हूँ। यही आप अलग अलग जगह पे जाइए, जब आप आम आदमी पार्टी के साथ में आप जाएंगे तो पंजाब में और यहाँ आप दिल्ली में दोनों की व्यवस्था को देखिए। ये टीम इंडिया है कि आप कह रहे थे केजरीवाल के साथ आपका जो एक चैनल खुला हुआ था तो आपने कहा कि हम दिल्ली तक आप मान गए थे कि हम दिल्ली में सीट शेयर कर लेंगे, पंजाब में नहीं कर पाएंगे और केजरीवाल आपको हरियाणा से लेके गुजरात तक पहुंच रहे हैं। अभी ईडी का उनका अभी तीसरा सम्मन आ चुका है, चौथा भी आने वाला है शायद, ऐसे जो मीडिया में खबरें आ रही है तो वो गुजरात पे जा रहे हैं। तो ये टीम इंडिया की स्पिरिट जब आप करते हैं ना तो लोगों के सामने में मजाक लगता है। नैरेटिव आपका देना सही है क्योंकि सत्ता में आना और राजनीति में कोई सन्यासी नहीं है, हर कोई चाहता है कि हम सत्ता में आए, लेकिन आप जब नैरेटिव इस तरह का डालते हैं लोगों के सामने में तो लोगों को पता है कि आपकी टीम इंडिया कहाँ है। और ये इंडिया और इंडी गठबंधन को चाहे वो घमंडिया गठबंधन कहें छाबड़ा साहब, लेकिन आप उसकी हकीकत को जान रहे हैं कि आप हर समय में हमारा आज की जो हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी राहुल लाल जी, वो मेरा सवाल सिर्फ यही है कि इसमें कांग्रेस कहाँ है। एक दिन नीतीश कुमार अगर आपने पे सवाल किया तो अगले दिन आप कन्वेनर बनाने के लिए खड़े हो गए। एक दिन सवाल किसी ममता बनर्जी की पार्टी ने की या सपा ने की तो आप दूसरी तरफ से वहां झुकते हुए नजर आए। तो आप एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आपकी क्या भूमिका है, ये हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है, बिल्कुल। और यही सवाल मैंने पहले भी पूछा था राहुल लाल जी, उसका सीधे सीधे जवाब ना देकर के इधर उधर चले गए थे। फिर से आपके पास वही सवाल यही है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहाँ है इस गठबंधन में? ग्रैंड ओल्ड पार्टी पूरे गठबंधन के महत्वपूर्ण शिल्पकार के रूप में काम कर रही है। और जो अभी विनोद जी ने सवाल पूछे ग्रैंड ओल्ड पार्टी को लेके कि भाई आपके घटक दल में ममता बनर्जी शामिल भी है और उनको आप जो है कि उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, यही विशेषता है टीम इंडिया की। टीम इंडिया के स्पिरिट का मतलब ये नहीं है, नहीं ये टीम इंडिया का मतलब ये नहीं होता विनोद जी कि गलत चीज का बचाव किया जाए। वो भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तर्क ढूंढते हैं करती है बचाव नहीं। अगर ममता बनर्जी अगर 2 सीट के बदले में आपको अभी 6 सीट देने के लिए तैयार हो जाए तो ममता बनर्जी बहुत बड़े लोकतांत्रिक और वो बहुत बड़ी कामयाब चीफ मिनिस्टर हो जाएगी। ये राहुल लाल जी, ये तर्क सब जब आप देते हैं ना तो थोड़ा सा आप उसको भी रखिए, आगे पीछे की घटनाओं को भी रखिए सामने में।
कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं और देश के लोकतंत्र के संरक्षण। अच्छा, इसी तरह का राहुल लाल जी, जैसे आपने ममता बनर्जी को कहा है, इसी तरह से व्यूज आपके और आपके लोगों के आम आदमी पार्टी को लेकर के भी होंगे। अभी देखिए दवा का घोटाला, उसके बाद चीजें आई है, क्लीन मोहल्ला क्लिनिक, उस पर सब भी आप लोगों का यही स्टैंड है? नहीं, जहां पे अगर एक चीज बता दीजिए, शराब घोटाला के मामले में शिवम छाबड़ा जी हैं यहाँ पे, क्या अजय माकन शिकायतकर्ताओं में शामिल नहीं रहे? हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने किया था, तो वो बिल्कुल किया था, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया उनके नेतृत्व ने, वही तो बात कही जा रही है। नहीं किया गया। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ऐसे में जब देखिए जो टीम इंडिया में शामिल होने से पहले उनकी क्या स्थितियां रही वो अलग चीज है, लेकिन जब टीम इंडिया में अभी शामिल होकर कोई घटना घटेगी तो उसके आधार पर जो प्रकाश डाला जाएगा, सहयोगियों को कहा जाएगा कि सत्यमेव जयते, सत्य वाले रास्ते पे चलिए। अगर ईडी आई और ईडी की टीम पे हमला होगा तो यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसके लिए तो कांग्रेस नेता की प्रशंसा की जानी चाहिए कि टीम इंडिया में ममता बनर्जी शामिल है, फिर भी जो है किस तरह से कठोर आलोचना का सामना ममता बनर्जी को करना पड़ रहा है। आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस जगह पे विरोध करना है, किस जगह पर साथ रखना है, ठीक है? लेकिन चलिए, शिवम छाबड़ा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अलग अलग जो प्रदेश हैं, जो जहां पर, जैसे मैं क्लियर कर दूं, पूरा मामला यह है कि अगर पश्चिम बंगाल में सीटों का निर्धारण है उसमें ममता बनर्जी की भूमिका होगी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की भूमिका होगी, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। ठीक है, तो उनका गलत भी बर्दाश्त है, उनका गलत भी बर्दाश्त है, ये मतलब यही है ना? गलत कहां बर्दाश्त किया गया? गलत चीज की आलोचना कर ही रहे हैं, जिसके लिए मतलब आलोचना करते रहेंगे लेकिन साथ रखे रहेंगे, गलबैया भी होती रहेंगी, आलोचना भी होती रहेगी, ये कौन सा विरोध है? ठीक है, देखिए स्पष्ट पे आइए। चलिए, हमारे शिवम छाबड़ा जी, बीजेपी प्रवक्ता, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शिवम जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी अजीब विडंबना है कि राहुल जी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो उसका साथ दे देते हैं, कभी छोड़ जा रहे हैं। अभी जब बात करें अधीर रंजन बाबू की, तो अधीर रंजन बाबू ने लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ में किस प्रकार के बयान दिए, किसी छुपा नहीं है। और कहीं ना कहीं आप जाकर के अगले दिन ही जनता के बीच में जाएंगे, दोनों के एक दूसरे हाथ पकड़ेंगे और खड़े हो जाएंगे, साहब हम प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अलायंस का हिस्सा है, तो आपको लगता है कि जनता आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगी? क्या मतलब बचकाना सा एक जनता इस ईमानदारी को स्वीकार करेगी उस पर। शिवम जी, के नाम पे आप, मैंने कहा ना कि आपका कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम तय है, भ्रष्टाचार कीजिए, हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री आलोचना करने उनका आपका खजाना मंत्री, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए जब समझ में ना आए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज निखिल भाई, ये वो दल है जिसने भगवान राम के अस्तित्व को पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये वो दल है। आज कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं तो आपने किसकी सरकार थी शिवम जी? तो उस पर भी आपने जय श्री राम लिखने का काम कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप ही के गोल पोस्ट अपने हिसाब से आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लोग उसमें कहीं कोई राजनीति है, राजनीति के अंदर आपको सब कुछ माफ है, लेकिन सच बात यह है कि आपकी नियति और नीति दोनों क्लियर होनी चाहिए। जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए। और दुर्भाग्यवश आज की डेट में विपक्ष के पास में ना ही कोई एजेंडा है, केवल एकमात्र एजेंडा है, वो है एंटी मोदी। मोदी जी का विरोध कीजिए, मेरे साथ आ रही है। अब राहुल गांधी जी भी सुन लीजिए, उनको इंडिया अलायंस वाले इतनी गंभीरता से ले रहे थे क्यों विद्या भाई यात्रा पे। उनको लग रहा था साहब यात्रा पे चले जाएंगे तो ठीक रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो अनाप शनाप बयानबाजी। वो यात्रा ही जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस यात्रा की बात, उस यात्रा में आखिरी कमेंट, उस यात्रा में आखिरी कमेंट। जी शिवम छाबड़ा जी, खत्म करिए जल्दी। जी अब कुछ कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के सामने में आज विपक्ष का कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या कोई अन्य दल का हो, किसी के पास में ना ही कोई नए भारत को लेकर के, उसके विकास को लेकर के, उसके निर्माण को लेकर के कोई भी एजेंडा नहीं है, सोच नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी की बात करके खत्म करेंगे। राहुल लाल जी, विनोद मिश्रा जी, आपसे बहुत संक्षेप में आखिरी कमेंट्स। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, जिसका राहुल लाल जी लगातार उल्लेख कर रहे हैं, न्याय यात्रा, आपने देखा ये कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, लेकिन वो यात्रा वहीं जा रही है जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है या फिर लड़ना चाह रही है। मैं पश्चिम बंगाल भी जा रही है, बिहार भी जाएगी, झारखंड भी जाएगी, उत्तर प्रदेश भी जाएगी, तमाम गठबंधन सहयोगियों वाले राज्यों में भी जा रही है। अब राहुल जी, एक मिनट आप सुन ले प्लीज, बहुत देर से आपका मैं सुन रहा था, सिर्फ मैं बस आपके न्याय यात्रा पे ही बोल रहा हूँ कि ये न्याय यात्रा के 3 बार अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार उस नाम को जस्टिफाई कराने के लिए और राहुल गांधी की यात्रा का एक किस तरह से एम्पलीफाई किया गया है और किस तरह से उसको सामने में लागने की बात कही गई है, उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा को आपने एक ब्रांड बताया,
और इसके बाद आप न्याय यात्रा की बात बता रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा होगी तो उस यात्रा में वो निकलेंगे। अब राहुल गांधी की यात्रा कल से वो अपोजिशन पार्टीज की भी यात्रा हो गई। उसमें अब तक जो था वो राहुल गांधी के एक इंडिविजुअल उनके कांग्रेस पार्टी की यात्रा थी। अब कल कहा गया कि उसमें और अपोजिशन के लोग भी जुड़ेंगे। तो अब सवाल अब ये है कि जिन राज्यों में वो यात्रा जा रही है, राहुल जी जरा गौर कीजिएगा उस ग्राफिक्स को कि आप उस यात्रा में अगर आप पश्चिम बंगाल के जो 4 कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी आपके साथ चलेंगी? आप उम्मीद करते हैं जब आप यूपी में आएंगे उन सारे इलाकों में जहां पे सपा मजबूती से लड़ती हुई दिख रही थी, तो क्या वो सपा आपके साथ उस यात्रा में शामिल होगी? अब उसी तरफ से आगे आप बढ़ते जाइए मुंबई तक में, जहां जहां अपोजिशन के स्टेट हैं वहां आप उनको ही उस यात्रा के साथ में एक चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपने जो पारंपरिक जो सीटें हैं, लगभग 15-16 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस की जीत हार हुई थी, तो उन सीटों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हमारा है। तो अब सवाल ये है कि जब आप लोगों के सामने में जा रहे हैं, ये जनवरी महीना बीत रहा है, आपके पार्टी का एजेंडा क्या है? आप लोगों को बताने मैसेज क्या है? आप पूरे यात्रा में सिर्फ बीजेपी आरएसएस करते हैं। आपको आरोप को छोड़ के आपके पास कोई नई चीज नहीं है जो आप लोगों के सामने ले जाए। ठीक है, और सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जब आप एक यात्रा में जाते हैं तो आप लोगों से रीच आउट करते हैं। पब्लिक जो कांटेक्ट की बात होती है, आप बस से जा रहे हैं, आप उस यात्रा को कह रहे हैं कि हम बस से यात्रा करेंगे, अब कहीं कहीं पैदल भी चलेंगे। तो आप जब ये भारत का विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी निकल रही है, उस यात्रा में आप सिर्फ भारत के इस डेवलपमेंट को ही देखेंगे। तो सिर्फ देखने के लिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार की ये 10 साल की उपलब्धि है उसको ही देखेंगे। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट मैं ये बता रहा हूँ, भीषण अन्याय हुआ है विनोद जी। लेकिन मैं रिजॉर्ट की बात आपको रिजॉर्ट के बाद तब कहूंगा जब आप लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। ये भागीदारी बढ़ने की बात आप भारत जोड़ो यात्रा में देख चुके हैं, यही न्याय यात्रा में भी हो। ठीक है, ठीक है। जो इसके पहले की जो यात्रा थी राहुल लाल जी, आपको पता है कि राहुल गांधी की जो इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका जो 5 राज्यों में चुनावी असर था वो आपने देख लिया है। न्याय यात्रा का असर भी हम लोग देखेंगे। ये जनता है, सब कुछ जानती है और हमें उम्मीद है कि वो जो कुछ अपना जनादेश देगी वो सभी को स्वीकार होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय आज मेरे पास समय इतना है। राहुल लाल जी, आपके तर्कों से मैं बहुत सहमत वैसे आज नहीं रहा कि कम से कम विपक्ष के जो लोग थे वो गलत करते हैं तो आप उनका विरोध करते हैं, लेकिन आप उनके साथ गलबहियां डाल के खड़े भी होते नजर आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि यही एक लोकतांत्रिक देश का आकर्षक प्रहसन है जिसको जनता जिस पर तालियां बजाएगी। मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आपको है तो बहुत अच्छा है। विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, शिवम छाबड़ा जी बहुत शुक्रिया, राहुल लाल जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इससे पहले कि हम मोहल्ला क्लिनिक में कथित भ्रष्टाचार की बात करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार, ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या शराब घोटाले के बाद, शीश महल के बाद, दवा घोटाले के बाद जो कथित दवा घोटाला था, अब क्या अब जो फर्जी जांच है मोहल्ला क्लिनिक में वो भी एक घोटाले का रूप उसने ले लिया है। पूरे जोर शोर से दुनिया भर में मोहल्ला क्लिनिक की सफलता के कसीदे गढ़ने वाले और उसके बारे में बातें बताने वाले अरविंद केजरीवाल अब इस मुद्दे पर भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार इस मुद्दे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच करने के आरोप लगे हैं। निजी प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी जांच का परामर्श दिए जाने का आरोप है। मोहल्ला क्लिनिक में काल्पनिक मरीजों की जांच करने का मामला सामने आया है। इस मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि आरोपी एक ही मोबाइल नंबर या अंकों को बदलकर हेराफेरी कर रहे थे। कई मामलों में जांच करवाने वाले मरीज भी नहीं मिले।
यानी फर्जी मरीज रहे, फर्जी जांच रही और फर्जी प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाओं की सप्लाई का मामला सामने आया था। एलजी ने उसकी जांच के आदेश दिए थे। तो अभी हफ्ते 15 दिन पहले ये मामला आया था और अब ये दूसरा मामला फिर सामने आ गया है। जांच रिपोर्ट में इस तरह की कई कमियां सामने आई हैं। 11,657 ऐसे मरीज रहे जिनके फोन नंबर के स्थान पर सिर्फ 0 लिखा हुआ है। 8,251 मरीजों के मोबाइल नंबर खाली छोड़े गए हैं, जबकि 3,092 मरीजों के नाम के आगे 10 बार 9 का अंक लिख दिया गया है, यानी 99999999। ये सभी का यही मोबाइल नंबर रहा है 3,000 से ज्यादा लोगों का। सतर्कता विभाग की जांच के अनुसार ये कुछ तरीके हैं जो दिल्ली की कम से कम 7 मोहल्ला क्लिनिक्स में अपनाए गए। नकली मरीजों पर लाखों फर्जी परीक्षण किए गए और उनके लिए निजी डायग्नोस्टिक फर्मों को भुगतान किया गया। सवाल है कि क्या मोहल्ला क्लिनिक को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने और एक असफल प्रयोग को सही साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने फेक नैरेटिव गढ़े? जबकि इसका इस्तेमाल फर्जी तरीके से धन कमाने में होता रहा। बीजेपी यही आरोप लगा रही है। और यहां से आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, क्या कुछ कह रही है बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर। उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं और 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए। इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मोहल्ला क्लिनिक के फर्जीवाड़े पर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहाँ फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का, यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयाँ भी फर्जी। ये फर्जीवाल सरकार में बड़े घोटाले की बू एक बार फिर आई है। और ये जो लोगों की जान के साथ खेला गया है, जिसकी जांच भी गलत होगी, फर्जी होगी और दवाइयाँ भी नकली फर्जी दी जाएंगी, तो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी ने किया है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। तो बीजेपी कह रही है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। उधर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मोहल्ला क्लिनिक के मामले में केजरीवाल सरकार का बचाव किया है। ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती हैं, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह बने हुए हैं। बातचीत करेंगे इस खबर पर और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुश्किल में है अरविंद केजरीवाल सरकार। नीरज, आपने अभी सौरभ भारद्वाज का एक तर्क सुना कि इसमें तो हमारी गलती है नहीं, जो गलती है वो अधिकारियों की है। कोई सरकार इस तरह का तर्क दे करके कैसे बचना चाहती है? फिलहाल हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो उसका राजनीतिक पहलू है, उसके साथ साथ कि जो सीबीआई जांच का जो आदेश दिया गया है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से इसमें जांच होगी आगे?
देखिए, सबसे पहले तो जब सीबीआई जांच इसमें शुरू होगी निखिल, तो जो विजिलेंस विभाग ने जो जांच करी है वो तमाम जो कागजात हैं वो सीबीआई उनको हासिल करेगी। उन कागजातों को एक तरीके से एग्जामिन करेगी सीबीआई, और उसके बाद ही सीबीआई इसमें एफआईआर दर्ज करेगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले में जो सीबीआई छापेमारी की कार्रवाई करेगी, और जो तमाम इसमें जो किरदार हैं, चाहे हम सौरभ भारद्वाज की बात करें या वो डॉक्टर जो अनुपस्थित रहते थे और उनकी अनुपस्थिति में दवाइयां बाकायदा लिखी जाती थी, लैब टेस्टिंग लिखी जाती थी, और वो दवाइयां उन लोगों को मिलती भी थी। और आप देखें कि जिस तरीके से हजारों की संख्या में जो नंबर वहां पर मौजूद हैं, और जिन नंबरों के आधार पर पेशेंटों को देखा जा रहा था और उनकी जो लैब टेस्टिंग है वो की जा रही थी, तो उनमें नंबर फर्जी पाए गए हैं। बहुत सारे नंबर चलते नहीं है, बहुत सारे लोगों का अस्तित्व नहीं है। तो ये एक बड़ा घोटाला है। और दूसरी तरफ अगर आप सौरभ भारद्वाज की इन दलीलों को देखें कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो इस पूरे मामले को देखें, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो तर्क देने की बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज, वो कुतर्क उनका लग रहा है। क्योंकि आप डॉक्टरों की नियुक्ति आप कर रहे हैं, मेडिकल जो लोग हैं मेडिकल विभाग से जुड़े हुए तमाम मोहल्ला क्लिनिक में जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति आप कर रहे हैं, और जो लैब टेस्टिंग के लिए जो सैंपल दिए जा रहे हैं, लैब टेस्टिंग के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसके लिए भुगतान भी आप कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि कुतर्क देने की कोशिश सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं। आप देखें, इससे पहले चाहे हवा महल की बात करें, दारू से लेकर दवा घोटाले तक की बात करें, फर्जी जो दवाइयां हैं उनको देने की बात करें, घटिया क्वालिटी की दवाइयां देने की बात करें, तो कोई भी इनका जो तर्क है। और एक तर्क जो आपने नीरज कहा, तो एक तर्क तो ये भी है कि जब सारी सफलताओं के कथित सफलताओं के श्रेय आप ले रहे थे, तो उस वक्त तो अधिकारियों को श्रेय नहीं दिया गया था। उस वक्त तो यहां से लेकर अमेरिका तक अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक से सफल कोई दूसरा प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो जब असफलता आई है, जब भ्रष्टाचार आया है, तो उसको भी खुद अपने जिम्मेदारी पर ही लेना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। फिलहाल नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर जानलेवा हमला, आखिर क्यों और कैसे किया गया। ये एक बड़ी खबर है कि ईडी की टीम पर जानलेवा हमला किया गया पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में रेड डालने गई ईडी की टीम पर हमला हुआ है। उत्तरी 24 परगना में लोकेशन पर पहुंचते ही टीम पर हमला बोल दिया गया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर ईडी की टीम रेड डालने पहुंची थी, तभी 200 लोगों की भीड़ के साथ टीम की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया गया। गुंडों ने टीम पर धावा बोल दिया। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक जेल में है। ईडी की टीम इसी घोटाले में शाहजहां शेख से पूछताछ करने पहुंची थी कि गुंडों के एक दल ने हमला बोल दिया। भीड़ ने ईडी की टीम के साथ सुरक्षाकर्मी और मीडिया के लोगों को भी निशाना बनाया। सिर्फ ईडी की टीम नहीं, बल्कि जो कोई साथ में था, चाहे सुरक्षाकर्मी हो या मीडिया कर्मी, उनको भी निशाना बनाया गया पिछले महीने से। और जांच एजेंसियों का दावा है कि गरीबों के राशन को खुले बाजार में बेच दिया जा रहा है। खबर है कि कुछ मिल मालिकों ने सहकारी समिति के जरिए किसानों के फर्जी अकाउंट खोले और एमएसपी का भुगतान अपनी जेब में डाल दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में टीएमसी के कई मंत्री जेल में हैं। एजेंसी की चुनौती है कि जांच रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में देनी होती है। तो इस तरह के जो हमले हैं वो राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। गवर्नर सीवी आनंद बोस क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी खबर पर, इस पूरे हमले पर, आइए सुनते हैं। The ghastly incident reported from Sandesh Kadi in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. तो निश्चित तौर पर गवर्नर ने इस पर जिस तरह से संजीदगी से सवाल उठाए हैं वो सवाल बनते भी हैं। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, इस तरह का हमला, यानी कि जो जिनको कहा जाए कि कार्यकर्ता कहिए, आप उनको गुंडे कहिए, जो भी नाम आप दीजिए, हौसले बुलंद है, कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये भी, ये सरकार द्वारा प्रश्रय दिया हुआ ज़्यादा लगता है।
देखिए निखिल, मैं थोड़ा सा इतिहास गिना देता हूं अपने दर्शकों को, और आपको भी याद होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि भतीजे अभिषेक बैनर्जी की बीबी रुजिरा बैनर्जी दुबई से लौटते हुए उनके पास कुछ अनप्रोपोर्शनेट सोना होने के कारण उनको कस्टम्स के ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट में पकड़ा और पूरे ममता बैनर्जी का पुलिस का फौज एयरपोर्ट का कब्जा लेते हुए उस कस्टम्स ऑफिसर के ऊपर ऐसे मेंटल प्रेशर और ऐसे फिजिकल प्रेशर दबाव डाले कि उनको बाद में यहां से रुजिरा को तो छोड़ना ही पड़ा, बाद में उस ऑफिसर्स को यहां से भागकर किसी दूसरे शहर पे ट्रांसफर लेना पड़ा। अगर हम बात करें आज की डीजीपी राजीव कुमार के बारे में, ये आज की डीजीपी राजीव कुमार को जब सीबीआई ने पूछताछ करने की कोशिश किया था, तो तब ये खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सीबीआई के ऊपर जिस तरह से दबाव डाल के उनको हाईजैक करके या किडनैप करके लेने की कोशिश की और बाद में बीच सड़कों पर इस पे चले गए, तो ये उसी सिलसिला की एक और कड़ी है, जहां पे जैसे आप प्रश्रय की बात कह रहे थे, तो ये माइंडसेट आज की नहीं है, ये माइंडसेट तब की है जब कस्टम्स, तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है ये। देखिए जी 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 जी, निश्चित तौर पर उसी सिलसिले की कड़ी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त आज के अंक पे बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।